हिंदी। हमला। क्रोधित मई मक्खियां। क्लोएट का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसकी निगाहें भेदने वाली हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। जैसे ही उसने अपनी गति को ब्रह्मांड के अधिकतम स्तर तक बढ़ाया, उसका शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया। ब्रह्मांड स्तर के वैवाहिक योद्धा की गति ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान के बराबर थी। हालांकि बल सीमित था, इसलिए वह अंतरिक्ष यान की तरह लंबी अवधि तक यात्रा नहीं कर सकता था। इसके अलावा ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा का शरीर थक जाएगा। अगर वह किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो वह आसानी से खतरे में पड़ सकता है। इस प्रकार ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा शायद ही कभी अपने भौतिक शरीर के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करते थे। आमतौर पर वे अंतरिक्ष यान में यात्रा करते थे। हालांकि क्लोएट ने इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस आगे चल रहे अंतरिक्ष यान को जितनी जल्दी हो सके पकड़ना चाहता था। इस धरतीवासी ने उसे अपमानित करने की हिम्मत की। उसे घुटनों के बल पर झुकने और दया की भीख मांगने पर मजबूर करना पड़ा। राउंड बॉल और वान टेंग अब क्लोएट को अपने पीछे नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने राहत की सांस ली। हमने उससे अस्थायी रूप से छुटकारा पा लिया है। आराम मत करो। उस ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा के पास अपनी गति बढ़ाने के कुछ गुप्त तरीके हो सकते हैं। अगर वह अपनी जान जोखिम में डालकर हमें रोकने को तैयार है, तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, राउंड बॉल ने विश्लेषण किया। हमारा ऊर्जा भंडार सीमित है। मुझे यकीन नहीं है कि यह तब तक टिक पाएगा जब तक हम महान कियान साम्राज्य के क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने अपनी सुरक्षा को कम करने की हिम्मत नहीं की। पूरी गति से आगे बढ़ो। बाकी सब हमारी किस्मत पर निर्भर करेगा। अंतरिक्ष यान में सन्नाटा छा गया। दोनों पक्ष चुप हो गए और नक्शे को ध्यान से देखने लगे। अपने और ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा के बीच की दूरी को देखते हुए महान कियान साम्राज्य से अपनी दूरी का अनुमान लगा रहे थे। आधे घंटे बाद अंतरिक्ष यान अचानक कांप उठा। अलर्ट बज उठा। चेतावनी, अंतरिक्ष यान 150% से अधिक लोड हो गया है। चेतावनी, अंतरिक्ष यान 150% से अधिक लोड हो गया है। चेतावनी, अंतरिक्ष यान 150% से अधिक लोड हो गया है। महत्वपूर्ण बातें 3 बार कही जानी चाहिए, और अंतरिक्ष यान की चेतावनी भी यही थी। वांग टेंग और राउंड बॉल के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उनके दिल लगभग उनके गले से बाहर निकल आए। उन्हें अंतरिक्ष यान का भार बढ़ाना पड़ा। अंतरिक्ष यान 100% से ज्यादा पर काम कर रहा था। यह 150% तक पहुंच गया था और पूरी तरह से ओवरलोड हो गया था। अंतरिक्ष यान को इस गति को झेलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। जैसी कि उम्मीद थी, नवंबर LBJNN पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जैसे ही ओवरलोड अलर्ट बजा, दूसरी चेतावनी गूंज उठी। चेतावनी, अंतरिक्ष यान का मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षति 3.5% है। चेतावनी, अंतरिक्ष यान का मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षति 4.5% है। चेतावनी, अंतरिक्ष यान का मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षति 6.5% है। कमरे में मौजूद अंतरिक्ष यान की 3D छवि में बाएं पंख पर लाल रंग का एक छोटा सा धब्बा दिखाई दिया था। ये लाल क्षेत्र लगातार फैल रहा था, जो आंखों के लिए बेहद चमकदार था। ये क्षतिग्रस्त हिस्सा था। वांग टेंग और राउंड बॉल के हाव भाव बदसूरत हो गए। धमाका। इस समय मानचित्र ने एक शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव का भी पता लगाया जो तेजी से पास आ रहा था। ये ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा क्लोएट का था। मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। वांग टेंग और राउंड बॉल का मूड खराब था। उन्हें गाली देने का मन हो रहा था। क्या भाग्य इतना निर्दयी होना चाहिए था। अंतरिक्ष यान लगभग ढहने ही वाला था और ब्रह्मांड मंच के योद्धा ने उन्हें पकड़ लिया था। उनके पास बाहर निकलने का रास्ता कहाँ था। वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और स्टार चार्ट पर नजर डाली। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। घबराओ मत, हम जल्द ही महान कियान साम्राज्य तक पहुंच जाएंगे। तेजी से आगे बढ़ते रहो। हाँ, गति बढ़ाते रहो। अंतरिक्ष यान अब इसे संभाल नहीं सकता। राउंड बॉल ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह अंतरिक्ष यान नांगोग यू के पास था। वह इसे नष्ट नहीं करना चाहता था। बकवास मत करो, मेरी बात सुनो, वांग टेंग ने आदेश दिया। राउंड बॉल अविश्वसनीय थी। क्या यह इस सांसारिक संपत्ति की परवाह करने का समय था। कोई आश्चर्य नहीं कि नांगोग यू की मृत्यु हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग को यह नहीं पता था कि हर किसी में ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान छोड़ने का साहस नहीं होता।
यहाँ तक कि क्लोइड जैसे ब्रह्मांड स्तर के योद्धा भी लालच से अभिभूत हो गए जब उन्होंने ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान देखा और उसे अपना बनाने की इच्छा की। फिर भी वांग टेन को इसकी परवाह नहीं थी। राउंड बॉल भी उससे प्रभावित हो गया। उसने दांत पीसते हुए वांग टेन के आदेश का पालन किया। अंतरिक्ष यान की गति बढ़ती रही। कंपन और भी ज्यादा तेज हो गया। जब अंतरिक्ष यान दबाव को झेल नहीं पाया तो वांग टेन को एक दरार की आवाज सुनाई दी। इससे उसका दिल दहल गया। चेतावनी, अंतरिक्ष यान का मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षति 10% है। चेतावनी, अंतरिक्ष यान का मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षति 15% है। चेतावनी, अंतरिक्ष यान का मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षति 18% है। तेजी से आगे बढ़ते रहो। वांग टेंग आशंका से भर गया। अरे, क्या वे अंतरिक्ष यान के साथ गिरेंगे? क्या मैं अपनी कब्र स्वयं खोद रहा हूं? ये रोमांचकारी था। ये बहुत उत्साहवर्धक था। चेतावनी, अंतरिक्ष यान का मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षति 23% है। चेतावनी, अंतरिक्ष यान का मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षति 35% है। चेतावनी, अंतरिक्ष यान का मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षति 38% है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर बार जब अलर्ट बजता तो वांग टेन की आंखों के कोने फड़क उठते। उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके दिल पर दबाव बढ़ रहा हो। कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति पहले ही टूट चुका होगा। उसी समय क्लोइड को अपने अंतरिक्ष यान पर नाविक से एक संदेश मिला। श्रीमान, वे 3 मिनट में महान कियान साम्राज्य में प्रवेश करेंगे। लानत है। क्लोइड का चेहरा बदल गया। उसका चेहरा घिनौना हो गया और उसकी निगाहें लगातार टिमटिमा रही थीं। वह दुविधा में लग रहा था। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अपना फैसला ले लिया। वह अब तक उनका पीछा कर चुका था। अब हार मानना नामुमकिन था। धमाका। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। भयानक अग्नि शक्ति बाहर निकली। उसका पूरा शरीर जलने लगा जिससे एक शक्तिशाली धक्का देने वाली शक्ति पैदा हुई। क्लोइड वहीं गायब हो गया। उसकी छाया भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी गति तेजी से बढ़ी। उनके बीच की खाई और भी गहरी होती गई। वांग टेंग, वह बुरा आदमी फिर से हमारे पीछे आ गया है। राउंड बॉल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि क्लोइड की गति इतनी तेजी से बढ़ रही है। वह स्तब्ध रह गया। वांग टेंग गंभीर हो गया। समाधान के लिए विचार मंथन करते हुए उसके दिमाग में कई विचार आए। अचानक उसे एक यूरेका पल मिला। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। बूढ़े आदमी, मेरी गुस्सैलमी मक्खियों का स्वाद चखो। एक पल में वांग टेंग के माथे पर एक चमक दिखाई दी। छोटे छोटे प्रकाश बिंदु बाहर निकले। वे अंतरिक्ष यान की स्टील की दीवारों को भेदते हुए उनके पीछे क्लोइड की ओर उड़ गए। ये छोटे छोटे प्रकाश बिंदु जब ब्रह्मांड में बिखरे तो वे किसी को दिखाई नहीं दिए। साथ ही ये शून्यमयी मक्खियां किसी भी तरह के बुरे इरादे नहीं दिखाती थीं, इसलिए वे किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाईं। क्लोइड को कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आई। वह QYE-63 अंतरिक्ष यान की ओर दौड़ता रहा। इस समय एक शून्यमयी मक्खी अचानक क्लोइड के सिर पर उतरी। उसके शरीर में अंकित आध्यात्मिक कौशल मुक्त हो गया। इस शून्य मैफ्लाई के शरीर में अंकित आध्यात्मिक कौशल आध्यात्मिक स्पाइक था। आध्यात्मिक शक्ति से बनी एक तीखी स्पाइक क्लोइड के दिमाग में घुस गई। क्लोइड को अंततः खतरे का आभास हुआ। वह भयभीत हो गया। तथापि चूंकि वे बहुत करीब थे इसलिए उनके पास तैयारी के लिए कोई समय नहीं था। धमाका। आध्यात्मिक स्पाइक ने क्लोइड के दिमाग में वार किया। उसे एक बार में ही गंभीर चोट लग गई। वह अपना सिर पकड़कर दर्द से कराह उठा। वांग टेंग हूं। मैं साम्राज्य के बैरन टोकन के साथ यहां हूं। क्लोइड एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था। उसकी आत्मा दिव्य क्षेत्र में पहुंच गई थी, लेकिन वांग टेंग की भी पहुंच गई थी। इस प्रकार आध्यात्मिक स्पाइक द्वारा की गई चोट महत्वपूर्ण थी, भले ही क्लोइड बेहद शक्तिशाली था। बेशक यह अधिक मजबूत होता अगर वांग टेंग ने इसे व्यक्तिगत रूप से क्रियान्वित किया होता। स्ट्राइक। वांग टेंग ये दृश्य देखकर बहुत खुश हुआ। क्या प्रहार, क्या हुआ? ब्रह्मांड मंच का मार्शल योद्धा क्यों चिल्ला रहा है? राउंड बॉल ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया और शून्य मैफ्लाई के शरीर में अपने आध्यात्मिक कौशल को उकेरा। मैंने इसे ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा पर परीक्षण के लिए रखा। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। गोल गेंद, सिग्मा ए। तुम सफल हो गए। राउंड बॉल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
क्या मैं इसे वापस खींच लूं और कुछ देर इंतजार करूं? वांग टेंग ने पूछा। गोल गेंद। इसे वापस खींचो और प्रतीक्षा करो। उसे लगा कि वांग टेंग उसे चिढ़ा रहा है। कितना दुष्ट आदमी है। हालांकि यह मानना पड़ा कि यह कदम उचित था। उन्होंने सफलतापूर्वक ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा को चौंका दिया। वांग टेंग कई बार अविश्वसनीय लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी महत्वपूर्ण क्षणों में गेंद को नहीं छोड़ा। ये काफी अच्छा था। जारी रखें, जारी रखें। हमें उस ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को रोकना होगा। राउंड बॉल के पास वांग टेंग पर गुस्सा होने का समय नहीं था। इसने उसे उत्साहित कर दिया। वांग टेंग मुस्कुराया। राउंड बॉल के रिमाइंडर के बिना भी उसने पहले ही शून्य में फ्लाइज को ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की ओर उड़ना जारी रखने का आदेश दे दिया था, जबकि क्लोएट असहनीय दर्द से पीड़ित था। क्लोएट को पता नहीं था कि उस पर किसने हमला किया है, इसलिए वह केवल अपने सिर में दर्द सहन कर सकता था और अपने चारों ओर देख सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय 1 और 0 मई मक्खी उसके सिर पर उतरी। उसमें अंकित आध्यात्मिक कौशल आध्यात्मिक भ्रम था। जब आध्यात्मिक भ्रम कौशल का प्रयोग किया गया तो क्लोएट एक भ्रम में प्रवेश कर गया। एक विशाल आध्यात्मिक भूल भुलैया दिखाई दी। वह उसमें खो गया। ये नांगोंग यू द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक भूल भुलैया का एक भ्रम था। वांग टेंग ने इसे एक भ्रम में बदल दिया और इसमें कुछ मसाले मिला दिए। धीरे धीरे भूल भुलैया में मांसल आकृतियां प्रकट हुईं और क्लोएट को घेर लिया। वे सभी नग्न थे। समस्या ये थी कि वे सभी पुरुष थे। ये दृश्य थोड़ा भद्दा था। इसे पिक्सेलेटेड किया जाना चाहिए था। क्लोएट का चेहरा हरा हो गया। हालांकि उसे पता था कि यह एक भ्रम था, लेकिन वह इसे तोड़ नहीं सका। उसे इतनी घृणा महसूस हुई कि उसे लगा कि वह अपना खाना उल्टी कर देगा। ये किस बेवकूफ ने बनाया? ये क्रूर है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर यह चालाक चाल चलने की? ये व्यक्ति अमानवीय था। मिस्टर आओ और खेलो टिल्डर। मांसल आकृतियां करीब आ गईं। उनकी उंगलियां ऑर्किड जैसी थीं और वे अपने शरीर को धीरे धीरे और मोहक ढंग से हिला रहे थे। ब्लार्ग। क्लोएट का चेहरा बदल गया। उसे उल्टी आने लगी। वह सच में घिनौना था। चले जाओ। उसने उन्हें घूरकर देखा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने चारों ओर फैलाया। नष्ट करो। दिव्य लोक की आत्मा ने भ्रम में आकर अदृश्य वायु तरंगों के घेरे बनाए। यह उसके चारों ओर फैल गई और मर्दाना आकृतियां रोशनी के बिंदुओं में बदल गईं और बिखर गईं। लेकिन पिछले बैच के गायब हो जाने के बाद भारी भरकम आदमियों का एक और बैच आ गया। क्लोएट ने अपने चारों ओर पड़े नग्न श्वेत शरीरों को देखा और अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस किया। बाहर राउंड बॉल हैरान रह गया जब उसने देखा कि क्लोएट वहीं जम गया है। तुमने उस पर कौन सा गुप्त कौशल इस्तेमाल किया? वह क्यों नहीं हिल रहा है? आध्यात्मिक भ्रम। वांग टेंग मुस्कुराया। आपके पास बहुत सारे कौशल हैं, राउंड बॉल ने कहा। उन्होंने इस अवसर का उपयोग एक बार फिर अपने और क्लोएट के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अचानक उनके सामने एक काली छाया दिखाई दी। यह एक पंक्ति में जुड़ी हुई थी और ब्रह्मांड में क्षैतिज रूप से खड़ी थी। यह एक विशाल जंगली जानवर की तरह था जो अपने शिकार की प्रतीक्षा में लेटा हुआ था। यह डरावना था। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान नजदीक आता गया, उन्हें एहसास हुआ कि यह एक बहुत बड़ा और भयावह ब्रह्मांडीय बेड़ा था। बेड़े में अनगिनत युद्धयान थे जो एक ग्रह को अपने सहारे लेकर अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे थे। यह एक युद्ध किले जैसा था। हम यहाँ हैं। हम आखिरकार यहाँ हैं। राउंड बॉल की आंखें चमक उठीं। उसने वांग टेंग को खींचा और खुशी से चिल्लाया, मैं देख रहा हूँ। उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। यात्रा अत्यंत कठिन थी, लेकिन अंततः वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए, महान कियान साम्राज्य। मेरी अनुमति के बिना यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत। अचानक उनके पीछे एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। ये गड़गड़ाहट की तरह अंतरिक्ष में गूंज उठी। धमाका। क्लोएट ने उन्हें पकड़ लिया था। उसने एक ब्लेड पकड़ा हुआ था जिसके चारों ओर लाल रंग की चमकदार चमक थी, और उसने उसे अंतरिक्ष यान पर फेंक दिया। अब तक वह जान चुका था कि ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान को बिना नुकसान पहुंचाए रोकना असंभव था। इसलिए उसने अपनी मूल योजना छोड़ दी और वांग टेंग को वापस लाने का फैसला किया, चाहे वह जीवित हो या मृत। धमाका। क्लोएट ने आखिरकार हमला किया। ब्लेड की चमक आगे की ओर बढ़ी और सीधे QY-63 अंतरिक्ष यान की ढाल पर जा गिरी। एक जोरदार झटका लगा। सुरक्षा कवच पहले से ही क्षतिग्रस्त था।
इस झटके से वह तुरंत टूट गया। ब्लेड की चमक सीधे अंतरिक्ष यान पर जा गिरी, जिससे ब्लेड का एक गहरा काला निशान रह गया। सौभाग्य से ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड स्तरीय सामग्रियों का उपयोग करके बनाया गया था, इसलिए यह ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के हमले का सामना कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्लेड का ये निशान सतह पर बना रहा। इससे अंतरिक्ष यान की आंतरिक संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि शक्तिशाली हमले के कारण अंतरिक्ष यान में अभी भी जोरदार कंपन हो रहा था। वांग टेंग और राउंड बॉल के हाव भाव में भारी परिवर्तन आया। ये बूढ़ा आदमी हताश हो रहा है, राउंड बॉल गुस्से से बोला। राउंड बॉल, केबिन का दरवाजा खोलो। वांग टेंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था जब वह बाहर भागा। तुम क्या कर रहे हो? राउंड बॉल ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। NOWELL-BE-IN.CO। खोलो। वांग टेंग ने कोई जवाब नहीं दिया और चिल्लाते हुए गायब हो गया। राउंड बॉल ने हवा में ही अपने पैर पटकने शुरू कर दिए। उसके पास केबिन का दरवाजा खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वांग टेंग उड़कर बाहर आया और अंधेरे अंतरिक्ष में कदम रखा। छोटे बदमाश, तुम अंततः बाहर आने को तैयार हो, क्लोएट ने व्यंग्य किया। वांग टेंग ने उसे घूर कर देखा। गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड असीम अंतरिक्ष में प्रकट हुआ और सुनहरे प्रकाश की किरण की तरह घूम गया। क्लोएट को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा जैसा आत्मविश्वास था। जब उसने देखा कि ग्रहीय स्तर के योद्धा में उस पर हमला करने की हिम्मत है, तो वह हंस पड़ा। लेकिन जब गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड उससे करीब 30 मीटर दूर था, तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह थोड़ा और गंभीर हो गया। उसने अपनी तलवार को क्रूरतापूर्वक नीचे घुमाया। झनकार, धमाका, दोनों में टकराव हुआ। शक्ति विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड में धातु की झनकार की ध्वनि गूंज उठी। भारी टक्कर के कारण गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड बाहर फेंक दिया गया। वांग टेंग के नियंत्रण में यह तेज गति से घूम गया और क्लोएट पर हमला कर दिया। दिव्य आत्मा गुरु। क्लोएट की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग भी एक दिव्य आत्मा गुरु होगा। इसके अलावा वह शायद उसी क्षेत्र में पहुंच गया था जहां वह था, दिव्य क्षेत्र। एक अविकसित ग्रह के निवासी में इतनी क्षमता कैसे हो सकती है? उसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। क्लोएट के शरीर से ज्वालामुखी की तरह हत्या की भावना फूट पड़ी। शक्ति बाहर निकली और उसने अपने ब्लेड से गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड को दूर फेंक दिया। फिर वह वांग टेंग की ओर दौड़ा। मरना। वांग टेंग ने अपने पवन और बिजली के पंख खोले और ब्लेड की चमक को चकमा दिया। वह महान कियान साम्राज्य के बेड़े की दिशा में आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक वस्तु दिखाई दी। उसने उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, मैं वांग टेंग हूं। मैं साम्राज्य के बैरन टोकन के साथ यहां हूं। जैसे ही उसकी आवाज अंतरिक्ष में फैली, बेड़े में एक चीख सुनाई दी। चिंता मत करो, मैं महान कियान साम्राज्य के साथ तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। क्लोएट वांग टेंग का पीछा कर रहा था जब उसने ये शब्द सुने। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया और वह घिनौना हो गया। महान कियान साम्राज्य के बैरन का प्रतीक। उसने यह नहीं सोचा था कि यह छोटा बच्चा, जो उस अविकसित ग्रह से बचकर आया था, महान कियान साम्राज्य के सरदार का दर्जा प्राप्त कर लेगा। ये कैसे संभव हुआ? ग्रेट कियान साम्राज्य में बैरन का दर्जा पाना बेहद मुश्किल था। केवल असाधारण उपलब्धियों वाले प्रतिभाशाली लोग ही यह सम्मान प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा भले ही बैरन किसी पुरुष के लिए सबसे कम औपचारिक उपाधि थी, लेकिन उसे कॉस्मोस स्टेज या उससे ऊपर का होना जरूरी था। महान कियान साम्राज्य के एक बैरन का पद एक निम्न स्तरीय सभ्यता के उसके जैसे ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा से कई गुना अधिक था, भले ही वे दोनों ब्रह्मांड चरण पर थे। एक वाक्य और वह अपना सिर उठाने में सक्षम नहीं होगा। तुलना का तो कोई मतलब ही नहीं था। ये बदमाश उस स्तर के व्यक्ति से कैसे जुड़ गया? क्लोएट को यकीन नहीं हुआ और वह दुविधा में पड़ गया। फिर उसे याद आया कि वांग टेंग के पास ही टोकन था। अगर उसने वांग टेंग को मार दिया तो ग्रेट कियान साम्राज्य का बैरन शायद उसके जैसे ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा। मृत व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं था। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा के पास एक निश्चित स्थिति और शक्ति होगी। उससे निपटना कठिन होगा। क्लोएट का चेहरा गंभीर हो गया। उसके चारों ओर ताकत उमड़ पड़ी, उसकी तलवार पर इकट्ठा हो गई। इसने एक भयावह लाल रंग की ब्लेड चमक बनाई। अंतरिक्ष में फैलती ब्लेड की चमक से एक भयावह चेतना प्रस्फुटित हुई। ब्लेड की चमक खिल उठी और लपटें गरजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आग के समुद्र में कोई विशालकाय जानवर दहाड़ रहा हो।
यह एक अग्नि तत्व ब्लेड कौशल अल्टिमा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा का ब्लेड अल्टिमा था। धमाका। ब्लेड की चमक बाहर निकली। ऊंची लपटें वांग टेंग की ओर टूट पड़ी। वांग टेंग ने आग की लपटों को घूर कर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतना हताश होगा, यहां तक कि इस समय हमला करने की हिम्मत भी करेगा। वास्तव में ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा सभी निर्दयी व्यक्ति थे। लेकिन वह डरता नहीं था। जिंदा रहने के उसके अपने तरीके थे। उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए उसे मारना असंभव था। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन किसी और ने उसकी जगह ले ली। हम्फ। एक खर्राटों की आवाज गूंजी। महान कियान साम्राज्य से बेड़े के भीतर एक ब्लेड की चमक फैल गई। यह अंतरिक्ष में उड़ गया और वांग टेंग के सिर से कुछ इंच की दूरी पर उड़ गया और क्लोएट द्वारा छोड़े गए ब्लेड की चमक से टकरा गया। धमाका। अंतरिक्ष में गगनभेदी विस्फोट की गूंज सुनाई दी। उनके आसपास के उल्कापिंड भी अवशिष्ट प्रभाव से प्रभावित हुए और धूल में बिखर गए। अरे सावधान रहो, तुमने मेरा सिर लगभग काट दिया था। वांग टेंग ने अपने सिर को छुआ और महान कियान साम्राज्य के बेड़े की दिशा में गुस्से से चिल्लाया। एक व्यक्ति कमर पर तलवार लटकाए हुए चल रहा था। वह लापरवाह मुद्रा में टहलता हुआ आया और वांग टेंग से 3 कदम की दूरी पर रुक गया। नोव LBJNN। उसने दिलचस्पी से वांग टेंग को देखा। वांग टेंग ने भी उसकी ओर देखा। यह एक युवा व्यक्ति था जिसके बाल चांदी के रंग के थे। वह लगभग उसकी ही उम्र का लग रहा था, लेकिन वांग टेंग को पता था कि वह उससे बड़ा होगा। जब कोई ग्रहीय अवस्था या उससे ऊपर पहुंचता है तो उसका जीवनकाल बढ़ जाता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कभी कभी जब वे किसी अन्य अवस्था में पहुंचते हैं तो उनका स्वरूप स्थिर हो जाता है। वांग टेंग कम उम्र में ही ग्रह अवस्था में पहुंच गया था। वह अभी भी ऊर्जा से भरपूर था। भविष्य में वह संभवतः अपने जीवन के अंत तक अपनी वर्तमान उपस्थिति बनाए रख सकता था। तब वह बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बेशक अगर वह आकाशीय स्तर या ब्रह्मांडीय स्तर तक आगे बढ़ गया तो उसका जीवनकाल फिर से बढ़ जाएगा और वह अपनी युवा अवस्था को बनाए रख सकेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवा होने के अलावा चांदी के बालों वाला वह युवक बहुत सुंदर भी था। खैर, शायद वांग टेंग से थोड़ा कम सुंदर। वह एक प्लेबॉय की तरह एक लापरवाह, सहज और हल्का फुल्का एहसास देता था। तुम्हारा नाम क्या है? चांदी के बालों वाले युवक ने वांग टेंग को नाप कर पूछा। वांग टेंग को लगा कि यह आदमी जानबूझकर पूछ रहा है। अभी जब वह जोर से चिल्लाया था तो उसे सुनाई कैसे नहीं दिया। वांग टेंग को उस पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा नाम निकोलस इम्योरदाद वांग टेंग है, उसने जवाब देते हुए पलकें झपकाईं। अरे, अभी तो इतना समय नहीं हुआ था, है ना? चांदी के बालों वाले युवक ने अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा। यह एक आपातकालीन स्थिति थी, इसलिए मैंने इसे छोटा कर दिया, वांग टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। DQ। चांदी के बालों वाले युवक ने इस मुद्दे पर कोई देरी नहीं की। उसने वांग टेंग की इस हरकत पर ध्यान भी नहीं दिया और बस शांति से उसका नाम लेकर जवाब दिया। फिर उसने वांग टेंग के हाथ में टोकन देखा। यह एक चौकोर मुहर थी। यह महान कियान साम्राज्य के बैरन का प्रतीक था। यही कारण था कि चांदी के बालों वाला युवक बाहर आया। वांग टेंग और क्लोएट की जीवन मृत्यु की लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह तो बस एक दर्शक था जो उनकी लड़ाई देख रहा था। लेकिन चौकोर मुहर के प्रकट होने के बाद चीजें अलग हो गईं। आखिरकार यह उनके साम्राज्य के सरदारों के लिए प्रतीक था। वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। वह उस युवक के बारे में भी बहुत उत्सुक था जो इस टोकन के साथ उनके साम्राज्य में आया था। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास ये टोकन था। वह उसकी क्षमता के बारे में उत्सुक था। वह बता सकता था कि वांग टेंग बहुत युवा था और ग्रहों की अवस्था में था। फिर भी वह एक दिव्य क्षेत्र का दिव्य आत्मा गुरु था। राउंड बॉल को आखिरकार ये दृश्य देखने के बाद राहत महसूस हुई। वांग टेंग वाकई हिम्मत वाला था। ऐसे समय में उसे इतनी हिम्मत कहां से मिली? लेकिन अंत में उनकी हिम्मत ने उनकी मदद की। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। वांग टेंग खुद को भाग्यशाली महसूस कर सकता था, लेकिन क्लोएट का मूड ठीक नहीं था। वह गुस्से और क्रोध से भरा हुआ था, जैसे ज्वालामुखी फटने वाला हो। उसके दिल का गुस्सा लगभग बाहर आ गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की, या यूं कहें कि वह चांदी के बालों वाले युवक DQ से डरता था। क्लोएट ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की।
उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, मिस्टर, मैं ओलांद फेडरेशन की आकाशगंगा का संरक्षक हूं। आपके सामने जो व्यक्ति है वह ओलांद फेडरेशन का अपराधी है। क्या आप उसे मेरे पास भेज सकते हैं? वह इतना समझदार था कि उसने डीक्यू के अचानक आने वाले समर्थन का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उसने विनम्रता से पूछा और खुद को बेहद नीची स्थिति में रखकर डीक्यू को काफी सम्मान दिया। वे दोनों ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा थे, लेकिन उसने खुद को एक विनम्र स्थिति में रखा। सही है, डीक्यू को अच्छा महसूस करना चाहिए। हालांकि दूसरा पक्ष बस मुस्कुराया। मुझे खेद है, इस व्यक्ति के पास बैरन टोकन है। मैं उसे आपको नहीं सौंप सकता। उसका लहजा विनम्र था, लेकिन उसके शब्द नहीं थे। क्लोएट ने मन ही मन कोसा। ये बहुत ज्यादा है। यह अपमानजनक है। गहरी सांस लो। उन्होंने एक मजबूरी भरी मुस्कान दी और कहा, आप टोकन ले सकते हैं और मुझे वह व्यक्ति दे सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। उसके पास टोकन है। मुझे उसे साम्राज्य में वापस लाना है। डीक्यू ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और शांति से जवाब दिया। क्लोएट को लगा कि वह डीक्यू के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे मुक्का मार देगा, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह उसे वैसे भी हरा नहीं सकता। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मुझे अपनी ताकत दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, डीक्यू ने जवाब दिया। चिंता मत करो, मैं महान कियान साम्राज्य के साथ तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। क्लोएट का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। क्या महान कियान साम्राज्य के साथ उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा? कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। ये चांदी के बालों वाला युवक दुष्ट है। पैसा जोड़ सकता हूं। वांग टेंग ने डीक्यू को एक अजीब नजर से देखा। यह आदमी भी काफी गुस्ताख था। उसने धमकी को इतना ताजा बना दिया। ये कहने का कितना अनोखा तरीका है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैं जो कहता हूं वही करता हूं। मैं महान कियान साम्राज्य के साथ तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, डीची ने सभी के चेहरे पर भाव देखकर समझाया। क्लोएट को जो मनोवैज्ञानिक आघात झेलना पड़ रहा था उसका आकार क्या था? उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं। वह महान कियान साम्राज्य को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब चांदी के बालों वाले युवक ने कहा कि वह उस पर दबाव डालने के लिए साम्राज्य के नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने पहले एक अफवाह सुनी थी। एक स्वर्ग मंच का योद्धा अपने दुश्मन का पीछा करने गया था, लेकिन वह महान कियान साम्राज्य में भाग गया। दुश्मन ने महान कियान साम्राज्य के एक अन्य स्वर्ग मंच के योद्धा को खजाने का एक टुकड़ा दिया और उसके पंखों के नीचे शरण मांगी। महान कियान साम्राज्य के मार्शल योद्धा ने उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, लेकिन अन्य स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा हार मानने को तैयार नहीं थे। उसने महान कियान साम्राज्य के स्वर्ग मंच के योद्धा को चुनौती देने का फैसला किया। नतीजा उम्मीद के मुताबिक था। स्वर्ग मंच के योद्धा को दुखद रूप से पराजित किया गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि महान कियान साम्राज्य का स्वर्ग चरण मार्शल योद्धा अधिक शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक बैरन था, इसलिए उसने महान कियान साम्राज्य से एक सेना को सक्रिय किया और 2 अन्य स्वर्ग चरण मार्शल योद्धाओं की मदद ली। वे संख्या में जीत गए, जिससे दूसरे पक्ष को हार स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि उसे अपनी जान बख्शने से पहले अपनी बहुत सी संपत्ति देकर माफी भी मांगनी पड़ी। ये स्थिति ब्रह्मांड में सामान्य थी। ब्रह्मांड में आपको योग्यता, स्थिति और शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से एक भी कम हो तो आपको अपना सिर नीचे करके कम प्रोफाइल रखना होगा। क्लोएट ने कभी नहीं सोचा था कि जब वह एक अविकसित ग्रह से आए एक मार्शल योद्धा का पीछा कर रहा था तो उसे ऐसी अजीब स्थिति का सामना करना पड़ेगा। वह और क्या कर सकता था? उसे अपना गुस्सा निगलना पड़ा और हार माननी पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने वांग टेंग को ऐसे घूरा मानो वह उसका चेहरा अपने दिल में उकेरना चाहता हो। वह उससे हृदय तक घृणा करता था। हालांकि वांग टेंग को डर नहीं था। उसने अपनी आंखों में हत्या की मंशा छिपाए बिना उसे घूर कर देखा। बूढ़े आदमी, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। याद रखो मैंने क्या कहा था, वांग टेंग ने कहा। अब उसके पास वह क्षमता नहीं थी, इसलिए उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को अपना सिर नीचे करने के लिए मजबूर करने के लिए महान कियान साम्राज्य की शक्ति की आवश्यकता थी। इसका उसकी अपनी ताकत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उनका मानना था कि कुछ समय बाद वह अपने दुश्मन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों पर भरोसा कर सकेंगे। क्लोएट के दिल में गुस्सा भड़क उठा। उसकी आंखों में हत्या का भाव था, लेकिन वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद वह सूंघता हुआ चला गया। उसका अंतरिक्ष यान पास ही था।
केबिन का दरवाजा खुला और वह अंदर चला गया। फिर अंतरिक्ष यान प्रकाश की किरण में बदल गया और विशाल ब्रह्मांड में गायब हो गया। टस्क, नौजवान, तुम एक साहसी व्यक्ति हो। तुम एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को धमकी देने की हिम्मत करते हो। डीक्यू ने वान टेन को एक अजीब नजर से देखा। हम पहले से ही कट्टर दुश्मन हैं। मुझे डरने की कोई बात नहीं है, वान टेन ने शांति से जवाब दिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह हताश हो जाएगा और तुम्हें मारने के लिए हमला करेगा? मैं फिर कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, डीक्यू ने उदासीनता से उत्तर दिया। मेरे पास खुद को बचाने का अपना तरीका है। अगर तुम मेरी मदद नहीं भी करोगी तो भी मैं बचकर निकल जाऊंगा। मैं कुछ समय के लिए छिप सकता हूं और चुपचाप रह सकता हूं, वान टेन ने कहा। जो नीचे है उसे गिरने से डरने की जरूरत नहीं है। ओह, डीक्यू ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। हालांकि वह वान टेन पर विश्वास करता था, लेकिन वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसे यह आत्मविश्वास कहां से मिला। हालांकि उसने आगे की जांच नहीं की। हर किसी के पास रहस्य थे। उसे बस वान टेन में ज्यादा दिलचस्पी थी। उसने हंसते हुए कहा, मेरे साथ आओ। मेरे अंतरिक्ष यान का क्या होगा? वान टेन ने पूछा। डीक्यू ने जवाब दिया, अपने खुफिया विभाग से कहो कि इसे अभी के लिए जहाज से पार कर गोदी में खड़ा कर दे। वान टेन ने सिर हिलाया। उसने राउंड बॉल से संपर्क किया और उसे अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। QYE63। यह एक प्राचीन वस्तु है। डीची ने जब अंतरिक्ष यान देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वान टेन भी हैरान था। डीक्यू ने इस अंतरिक्ष यान के मॉडल को पहचान लिया। ध्यान रहे, ये 10 लाख साल से भी ज्यादा पुराना था। इसे कौन याद रखेगा? मैं अंतरिक्ष यान का शौकीन हूँ। क्या तुम इसे मुझे बेचने को तैयार हो? मैं तुम्हें उचित मूल्य दे सकता हूँ, डीकी ने अचानक कहा। वान टेन, वह नहीं जानता था कि वह यही सोच रहा था। वान टेन, आप सहमत नहीं हो सकते। राउंड बॉल उत्तेजित हो गया और वान टेन के मन में चीखने लगा। चिंता मत करो, क्या मैं पैसे का दीवाना हूँ? वान टेन ने आंखें घुमाई। आप हैं, राउंड बॉल ने दृढ़ता से कहा। वान टेन _NO well be in.com। उसने राउंड बॉल को नजरअंदाज कर दिया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने मुड़कर डीक्यू से धार्मिक लहजे में कहा, एक बुजुर्ग ने इसे मेरे लिए छोड़ा है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। मैं पैसे जोड़ सकता हूँ, डीक्यू ने स्पष्ट कहा। 30 बिलियन GQC। आप क्या सोचते हैं? कितना? वान टेन को शक हुआ कि उसने गलत सुना है। GQC में 30 बिलियन। वह कितना पैसा था? अगर डीक्यू उसके पास नहीं होता तो वह अपनी उंगलियां उठाकर गिनता। रकम इतनी बड़ी थी कि वह दिमाग में उसका हिसाब नहीं लगा सकता था। उन्हें याद आया कि इस QYE63 अंतरिक्ष यान को बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों की लागत 7.6 बिलियन GQC थी। इस प्रकार इस अंतरिक्ष यान की कीमत 30 बिलियन होनी चाहिए, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह गलत था। राउंड बॉल अब और शांत नहीं रह सका। वह चिल्लाया, क्या वह 30 बिलियन GQC देने को तैयार है? क्या 30 बिलियन बहुत है? वान टेन हैरान था। तुम्हें क्या पता, इस अंतरिक्ष यान की कीमत अधिकतम 20 बिलियन है। मुझे नहीं लगता था कि यह डीक्यू इस पर 30 बिलियन GQC खर्च करने को तैयार है। हे भगवान, वह एक बेवकूफ है। राउंड बॉल की आंखें चमक उठीं। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें इसे बेच देना चाहिए? वान टेन ने अनिश्चितता के साथ पुष्टि की। वह कौन था जो पहले इसे बेचना नहीं चाहता था? आपने अपना मन क्यों बदला? क्या आप और भी दृढ़ हो सकते हैं? गोल गेंद, बैकवोट। तो क्या हम इसे बेच दें? वान टेन ने चिढ़ाते हुए कहा। खांसी, राउंड बॉल ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था और उसने कहा, क्यों नहीं? लगता है तुम झिझक रहे हो। भूल जाओ, मुझे दूसरों से छीनना पसंद नहीं है। डीकी ने सोचा कि वान टेन ने इसे बेचने की योजना नहीं बनाई है क्योंकि वह लंबे समय से चुप था। उसने दया से अपना सिर हिलाया। गोल गेंद, वान टेन। बुरा नहीं है, आप 30 बिलियन GQC के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम हैं, डीक्यू ने वान टेन की प्रशंसा की। वान टेन ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे बड़े ने इसे मेरे लिए छोड़ा है, इसलिए मैं इसे पैसों के लिए नहीं बेच सकता। आपके अपने सिद्धांत हैं। बुरा नहीं है। अगर आपने इसे 30 बिलियन में बेचा होता तो मैं शायद आपको नीचा समझता।
डी क्वी ने वांग टेन के कंधे को थपथपाया और पूछा, आपके बड़े ने ही आपको ये बैरन टोकन महान कियान साम्राज्य में लाने के लिए कहा था, है ना? हाँ, वांग टेन ने सिर हिलाया। इस बुजुर्ग का नाम क्या है? डी क्वी ने पूछा। क्या मैं उसे बता सकता हूँ? वांग टेन ने अपने दिल में पूछा। हाँ, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। नांगोंग यू। वांग टेन ने डी क्यूई को नाम बताया। उसे, मुझे याद है कि वह 10 लाख साल पहले एक फरार अपराधी को पकड़ने गया था और कभी वापस नहीं आया। साम्राज्य के बैरन टॉवर में बची आध्यात्मिक ज्योति बुझ गई थी। ऐसा लगता है कि वह मर गया है। डी क्यू ने आश्चर्य से कहा। रक्षा गृह? आप उसे जानते हैं? जब डी क्वी ने नांगोंग यू की पहचान बताई तो वांग टेन थोड़ा हैरान हुआ। आखिरकार नांगोंग यू को मरे हुए 10 लाख साल से ज्यादा हो चुके थे। उसने मान लिया था कि इतने समय बाद ज्यादातर लोग उसे याद नहीं रखेंगे। तो क्या डी क्यू एक इतिहास प्रेमी था? ये कुछ भी नहीं है। साम्राज्य से केवल कुछ ही बैरन इतने सालों में गायब हो गए हैं। मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें याद रखूंगा, डी क्यू ने कहा। महान कियान साम्राज्य के बेड़े से घिरे ग्रह में प्रवेश करते समय दोनों ने बातचीत की। उनकी बातचीत से वांग टेन को पता चला कि इस ग्रह का कोई नाम नहीं है। इसका सिर्फ एक कोड है, नंबर 4 रक्षा ग्रह। डी क्यू के निर्देशों के तहत QYE 63 अंतरिक्ष यान ग्रह के गोदी पर रुका। ये ग्रह एक सैन्य किला था। अंतरिक्ष यान अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं उड़ सकते थे। डी क्यू के निर्देशों के बिना ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले विदेशी अंतरिक्ष यान पर जमीन पर भारी हथियारों से बमबारी की जाती। यहां तक कि ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान भी मार गिराया जा सकेगा। भले ही यह कोई सैन्य किला न हो, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जीवन ग्रहों पर भी ऐसे ही नियम थे। अंतरिक्ष यान भी वहां बेतरतीब ढंग से नहीं उड़ सकते थे। वांग टेन ने इस बात को अपने दिल में लिख लिया। ये सामान्य ज्ञान था। अगर बिना कारण जाने उसे गोली मार दी जाती तो यह आपदा होती। एड्स बाय पब फ्यूचर। नंबर 4 रक्षा गृह का बंदरगाह बहुत बड़ा था। बंदरगाह में बड़ी संख्या में अंतरिक्ष यान घनी तरह से खड़े थे। वे सभी अलग अलग आकार और प्रकार के थे। कुछ अंतरिक्ष यान दर्जनों मीटर लंबे थे और आमतौर पर व्यक्तियों के स्वामित्व में थे। अन्य हजारों मीटर लंबे थे, जो बड़े परिवहन जहाज थे। वांग टेन बंदरगाह पर खड़ा होकर भूरे आकाश की ओर देख रहा था। इस ग्रह को जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह माना जाता था, लेकिन इसका वातावरण बहुत कठोर था। ऊंचाई से नीचे देखने पर पता चलता था कि पूरा ग्रह गहरे भूरे रंग का था और कुछ क्षेत्र हरे और नीले रंग के थे। इसका मतलब था कि यहाँ पानी और पौधे दुर्लभ थे। नंबर 4 रक्षा ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लगभग 3 गुना था। वांग टेन को इसकी आदत पड़ने के बाद वह स्वतंत्र रूप से घूमने लगा। आखिरकार वह एक ग्रहीय चरण मार्शल योद्धा था। जब तक गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक नहीं था, तब तक इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं था। ये देखकर कि वांग टेन उत्सुक था, डी क्यू ने सहजता से समझाया, इस ग्रह के संसाधन समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा ये सीमा क्षेत्र में है। एक सैन्य किले के रूप में इसने कई तरह के हमलों का सामना किया है, जिसने इसके पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया है। यहाँ का अधिकांश जीवन सूख गया है, जिससे यह आज जैसा है। बंदरगाह की ओर चलते हुए उन्होंने समझाया। वांग टेन भी तुरंत उनके पीछे पीछे चल दिया। आपके यहाँ अभी भी युद्ध होते हैं? वांग टेन ने बातचीत से कुछ समझ लिया और आश्चर्य से पूछा। यह अजीब नहीं है। हर साम्राज्य संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए युद्धों में लगा हुआ है। इसके अलावा अंधेरे भूत भी हैं। क्या आप अंधेरे भूतों के बारे में जानते हैं? डी क्यू ने उल्लेख किया। हाँ, मुझे लगता है हमारे ग्रह पर काले भूतों ने आक्रमण कर दिया है। वांग टेन ने सिर हिलाया। तो फिर आप लोग बहुत दुखी हैं? डी क्यू को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सहानुभूति के साथ कहा। वांग टेन ने कहा, इसे अस्थायी रूप से हल कर लिया गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ओह, डी क्यू और भी हैरान हो गई। आपका ग्रह अपने आप ही अंधेरे भूतों से निपट सकता है। आपकी युद्ध शक्ति कमजोर नहीं है। मैं इस समय सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ, वांग टेन ने सहजता से कहा। डी क्यू रुकी और वांग टेन की ओर देखा। तो तुमने अंधेरे भूतों से निपटा? वांग टेन ने इससे इनकार नहीं किया। डी क्यू ने इस विषय पर ज्यादा नहीं सोचा और वांग टेन को बंदरगाह से बाहर ले आया। फिर वे एक किले में पहुंचे जो स्टील से बना था। जल्द ही वे लोगों से घिर गए। वे सभी महान कियान साम्राज्य की वर्दी पहने हुए थे।
जब उनका सामना डीक्यू से हुआ तो वे सलामी देने के लिए रुक गए और उन दोनों को जाते हुए देखने लगे। आपका यहाँ बहुत ऊंचा दर्जा है, वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। इस किले की रक्षा के लिए हर समय एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा होना चाहिए। हमें हर 3 साल में बदल दिया जाता है। अब मैं यहाँ का मुखिया हूँ। डीक्यू मुस्कुराया। जब मैं बोल रहा था तभी युवाओं का एक समूह वहां आया, जैसे वे किले से बाहर निकलने वाले हों। इन युवा लोगों ने युद्ध कवच पहन रखा था और वे महान कियान साम्राज्य के सैनिकों से अलग कपड़े पहने हुए थे। उनकी आभा में भी थोड़ा अंतर था। वे सैनिकों की तरह नहीं बल्कि छात्रों की तरह लग रहे थे। सचमुच विद्यार्थियों। वांग टेंग को उनमें एक परिचित भावना महसूस हुई। मास्टर डीक्यू। युवा लोगों का समूह डीक्यू के पास पहुंचा और सम्मानपूर्वक झुकने से पहले रुक गया। उसी समय उनकी निगाहें उत्सुकता से वांग टेंग पर टिक गईं। ये युवक कौन है? मास्टर डीक्यू वास्तव में उसके साथ व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं। डीक्यू ने सिर हिलाया। फिर उसने एक खास लड़की की तरफ देखा और असहाय होकर कहा, ओलिविया, मैं तुम्हें देख रहा हूं। छिपना बंद करो। NOLBIN.CO। चचेरी बहन। लड़की समूह से बाहर आए और डीक्यू की ओर चंचल भाव से जीभ निकाली। चचेरी बहन। वांग टेंग ने आश्चर्य से लड़की और डीक्यू को बार बार देखा। ये दोनों बिल्कुल भी चचेरे भाई बहन नहीं लगते और ऐसा लगता है कि इनके बीच उम्र का बहुत बड़ा अंतर है। तुम सब क्या कर रहे हो? डीक्यू ने पूछा। हमने सुना है कि पास में ही आकाशीय अवस्था वाले पिशाचों की काली छायाएं दिखाई दी हैं, इसलिए हम अकादमी के मिशन को पूरा करने के लिए उनमें से कुछ का शिकार करना चाहते थे। हे, ओलिविया मुस्कुराए। स्वर्गीय स्तर के पिशाच। डीक्यू ने भौहें सिकुड़ी और डांटा, क्या बकवास है। ग्रहीय स्तर के पिशाचों का शिकार करने वाले तुम जैसे बदमाश। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्लाइव के नेतृत्व में पहले स्तर के आकाशीय चरण वाले पिशाच से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम आकाशीय चरण वाले अंधेरे भूत को मार दे तो सेमेस्टर के लिए हमारा मूल्यांकन सबसे अच्छा होगा। लोग घर पर भी खुश रहेंगे। ओलिविया दौड़कर डीक्यू के पास गई और उसका हाथ हिलाया। वह बिल्कुल एक छोटी लड़की की तरह थी। उसकी बातें सुनकर समूह के सामने खड़ा भूरे बालों वाला एक युवक अपनी छाती ऊपर उठाकर संयमित भाव से मुस्कुराया। वांग टेंग ने ये देखा और खुश हुआ। उसने बहुत सी चीजों का अनुभव किया था और पृथ्वी के भाग्य का भार अपने कंधों पर उठाया था, जिसने उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया था। बहुत समय हो गया था जब उसने ऐसे युवाओं में ऐसी महत्वाकांक्षाएं देखी थी। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। डीक्यू ने ओलिविया की विनती को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना सिर हिला दिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो दादाजी मेरी जिंदा खाल उधेड़ देंगे। हम्फ। ओलिविया ने घुरघुराहट के साथ डीक्यू का हाथ झटक दिया और फिर उसे घूरने लगी। तुम सिर्फ दादाजी से डरते हो। तुम्हें मेरी सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं तुम्हें जानती हूँ डीक्यू। मुझे यह मत दो, ये बेकार है। नहीं का मतलब नहीं है। डीक्यू ने उसे अनदेखा किया और वांग टेंग की ओर मुड़ गया। चलो चलते हैं। उन्हें अनदेखा करो, वे बस शरारती हैं। उन्हें माफ करो। हम सब कभी जवान थे। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मुझे सोचने दो, मैं अभी 20 साल का नहीं हुआ हूँ। वांग टेंग को यह नहीं पता था कि उसकी अचानक की गई टिप्पणी से उसके आसपास के युवा नाराज हो जाएंगे। ओलिविया डीक्यू और वांग टेंग को आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने उनका रास्ता रोका और पूछा, चचेरे भाई, ये सुंदर आदमी कौन है? क्या तुम उससे मिलवाने नहीं जा रहे हो? ओलिविया, बकवास बंद करो। वांग टेंग मेरे मेहमान हैं, डीक्यू ने अधीरता से उत्तर दिया। मेहमान? ओलिविया और भी उत्सुक हो गई। आपका मेहमान जवान दिखता है, लेकिन वह एक बूढ़े आदमी की तरह लगता है। डीक्यू ने वांग टेंग को एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के साथ लड़ते देखा था, इसलिए वह उसे एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा के रूप में देखता था, न कि एक युवा व्यक्ति के रूप में। उसे नहीं लगता था कि उसके शब्दों में कुछ भी गलत था। हालांकि ओलिविया और युवा लोग उसकी भावनाओं से सहमत नहीं थे। वांग टेंग उनके हमउम्र लग रहे थे, फिर भी वह एक बुजुर्ग की तरह बोल रहे थे। उन्हें ये पसंद नहीं आया। वांग टेंग को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसे ये दिलचस्प लगा और वह हंस पड़ा। तुम क्यों हंस रहे हो? क्लाइव ने भौहें सिकुड़ कर पूछा। वे सभी महान कियान ग्रह के प्रसिद्ध परिवारों से थे। उनके लिए एक सामान्य ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा भी ज्यादा मायने नहीं रखता था।
वे डीक्यू के प्रति विनम्र थे क्योंकि वह मजबूत था और एक कुलीन परिवार से था। उसका दर्जा उनसे ऊंचा था। जहां तक वांग टेन का सवाल है, वे जानते थे कि उसकी पोशाक से उसकी कुलीन पृष्ठभूमि नहीं थी। ब्रह्मांड में लोग अपने पहनावे को लेकर बहुत सजग रहते हैं। किसी व्यक्ति की स्थिति उसके पहनावे से पता चल सकती है। वांग टेंग ने अपना युद्ध कवच रखा था, इसलिए उसने वही कपड़े पहने थे जो उसने धरती पर पहने थे। ये बताना आसान था कि वह एक अविकसित क्षेत्र से आया था। भले ही वह डीक्यू का मेहमान था, लेकिन युवा उसे अपमानित करने से नहीं डरते थे। डीक्यू अभी अपना मुंह खोलने ही वाला था कि वांग टेंग पहले बोल पड़ा। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम्हारी हरकतें अपरिपक्व हैं, लेकिन तुम्हें डर है कि कोई इसे जोर से कह देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तुम। क्लाइव क्रोधित हो गया। अन्य युवा लोग वांग टेंग को घूरने लगे। ओलिविया की नजर वांग टेंग और डीक्यू के बीच घूम रही थी। वह यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी कि वांग टेंग की स्थिति क्या है। इस आदमी ने उन्हें भड़काने की हिम्मत की, जबकि वह जानता था कि वे शक्तिशाली पृष्ठभूमि के हैं। उसे कोई मजबूत समर्थन तो होगा ही, है ना? लेकिन वह वांग टेंग की बातों से भी भड़क गई थी। उसे यह बात नापसंद थी कि दूसरे लोग उसके साथ बच्चों जैसा व्यवहार करते थे। क्या मैं गलत हूं? वांग टेंग ने उनकी ओर देखा। एक परिपक्व व्यक्ति मजाक से नाराज नहीं होगा। आप सभी इस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। युवा लोगों के समूह को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इसके अलावा, हालांकि आप लोग जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है, फिर भी आप उन अंधेरे प्रेतों का शिकार करने की योजना बना रहे हैं जिनकी साधना आपसे अधिक है क्योंकि आप महिलाओं के सामने प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्या यह अपरिपक्वता नहीं है? वांग टेंग ने फिर पूछा। जब मैं छोटा था तो मैंने भी यही किया था, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। उसके बोलते ही सबके चेहरे काले पड़ गए। जब तुम जवान थे, अब तुम्हारी उम्र कितनी है? क्लाइव ने दुखी होकर पूछा। ओह, मुझे सोचने दो। मैं अभी 20 साल का नहीं हुआ हूं। मुझे याद नहीं आ रहा। वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ और कहा। क्लाइव, ओलिविया, डीक्यू, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन के सिवाय प्रत्येक। तुम्हें याद नहीं है? तुम तो अभी 20 साल के भी नहीं हो। तुम्हारी याददाश्त कितनी खराब है। वे लगभग तुम्हारी ही उम्र के हैं। तुम्हें एक बुजुर्ग की तरह व्यवहार करने का साहस किसने दिया? ओलिविया अवाक रह गई। डीक्यू भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे लगा कि वांग टेंग कम से कम 40 साल का है। ब्रह्मांड में जहां सभी की उम्र लंबी होती है, वहां 40 साल को युवा माना जाता है। NOBIN.CO। उसने यह नहीं सोचा था कि यह आदमी 20 साल से छोटा है। वह पागलपन की हद तक जवान था। उन्होंने वांग टेंग की ताकत को याद किया और तुरंत महसूस किया कि उनकी क्षमता उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। विवरण पर ध्यान मत दो। उम्र का कोई मतलब नहीं है। वांग टेंग ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। सचमुच। ओलिविया उसकी बेशर्मी पर घुट गई। वह लगभग उसे कोसने लगी। खांसी ठीक है वांग टेंग, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूं। डीची ने जल्दी से उनकी बहस को बीच में ही रोक दिया। उसे लगा कि अगर वह झगड़ा सुनता रहा तो उसे सिरदर्द हो जाएगा। ठीक है, वांग टेंग ने सहमति में सिर हिलाया। वह युवा लोगों को छोड़कर डीक्यू के साथ चला गया। युवा लोग बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह अजीब आदमी कहां से आया? किसी ने चुप्पी तोड़ी और पूछा। मौन। किसी ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। उनमें से कोई भी वांग टेंग को नहीं जानता था। ओलिविया, क्या हम अभी भी आकाशीय स्तर के अंधेरे प्रेत का शिकार करने जा रहे हैं? क्लाइव ने पूछा। नहीं, मेरे चचेरे भाई ने वचन दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि हम जा सकते हैं? ओलिविया ने दांत पीसते हुए कहा। बाकी युवा लोग असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। पूरा ग्रह डीक्यू के नियंत्रण में था। उसके शब्दों का मतलब सब कुछ था। उन्होंने लंबी सांस ली और सिर हिलाकर तितर बितर हो गए। डीक्यू ने वांग टेंग को युद्ध किले के पीछे आवासीय क्षेत्र में ले गया। उसने उसके लिए एक कमरा ढूंढा। 5 दिन बाद ग्रेट खियान ग्रह के लिए एक तरफा टेलीपोर्टेशन सरणी सक्रिय हो जाएगी। आप दूसरों के साथ ग्रेट खियान ग्रह पर जा सकते हैं। अभी के लिए आप यहां रह सकते हैं, डीक्यू ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वह समझ गया है। वन वे टेलीपोर्टेशन एरे को बेतरतीब ढंग से सक्रिय नहीं किया जा सकता था। हर एक सक्रियण के लिए बड़ी संख्या में संसाधनों की आवश्यकता होती थी।
इसलिए ये तभी सक्रिय होगा जब वे एक निश्चित संख्या में लोगों को इकट्ठा करेंगे। वांग टेंग एक रनमास्टर था, इसलिए उसे यह समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं तुम्हारे बगल वाले ब्लॉक में रहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो या अपनी कलाई घड़ी के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हो। DQ ने अपनी कलाई उठाई और अपनी कलाई घड़ी चलाई। चलो एक दूसरे को जोड़ते हैं। वांग टेंग के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। उसने तुरंत DQ के साथ अपना नंबर साझा कर लिया। उसने एक एलियन उम्मीदवार से उसकी कलाई घड़ी छीन ली थी ताकि उसका इस्तेमाल ब्रह्मांड में किया जा सके। आखिरकार ये कलाई घड़ियां ब्रह्मांड की बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई गई थीं। इनका इस्तेमाल हर जगह किया जा सकता था। ये वांग टेंग का ब्रह्मांड में प्रवेश करने का पहला मौका हो सकता है, लेकिन राउंड बॉल ने उसके लिए कई चीजें तैयार करने में मदद की थी, जिससे उसे बहुत परेशानी से बचाया जा सका। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता और शायद दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते। आप अगले कुछ दिनों तक ग्रह का भ्रमण कर सकते हैं। मैं आपकी कलाई घड़ी पर निश्चित क्षेत्रों को चिन्हित कर दूंगा। उन पर एक नजर डालें और इन क्षेत्रों में प्रवेश न करें। DQ ने मुड़कर देखा और चला गया। नंबर 4 रक्षा ग्रह के संरक्षक के रूप में उसे कई काम निपटाने थे। उसने व्यक्तिगत रूप से वांग टेंग का स्वागत किया क्योंकि उसके पास बैरन टोकन था। बेशक वांग टेंग की क्षमता एक और कारण थी। अपने आवास की व्यवस्था करने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से जाना पड़ा। वांग टेंग ने उसे विदा किया और फिर अपने अस्थायी आवास में चला गया। उसने आलीशान आंतरिक साज सज्जा का जायजा लिया और महसूस किया कि DQ बहुत विचारशील था। आप दोनों सच्चे प्यार वाले होंगे। वांग टेंग ने अपने कमरे का जायजा लिया और अपने बिस्तर पर बैठ गया। ये रहने की जगह आलीशान थी। एक बार जब आप अंदर जाते हैं तो ये पूरी तरह से एक अलग जगह लगती है। यह बाहर से दिखने से कहीं ज्यादा बड़ी थी और सभी तरह की सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित थी। इसमें एक बेडरूम, एक बाथरूम, एक रसोई, एक खेती का कमरा और कई अन्य सुविधाएं थीं। नया ओवल खोजे तारांकन। वांग टेंग ने नहीं सोचा था कि युद्ध किले में इतनी अच्छी जगह होगी। क्या इस साम्राज्य के कुलीन लोग अपने जीवन का आनंद लेने के लिए धन का गबन कर रहे थे? उसने एक बुरी अटकल लगाई। हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। यह विशाल साम्राज्य न जाने कितने मिलियन सालों से अस्तित्व में था। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का होना सामान्य बात थी। साम्राज्य इतनी आसानी से नहीं ढह सकता था। साम्राज्य उसकी उम्मीद से भी ज्यादा समृद्ध हो सकता है। आखिरकार वह तो धरती का ही निवासी था। उसे यह नहीं पता था कि युद्ध के किले में इस तरह के आवास आम नहीं थे। ये उच्च पद वाले लोगों के लिए बनाए गए थे। आप कह सकते हैं कि DQ ने वांग टेंग का विशेष ध्यान रखा था। वांग टेंग DQ का ग्रेट कियान साम्राज्य में उच्च दर्जा और स्थान होना चाहिए। आपको उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए ताकि जब आप ग्रेट कियान ग्रह पर पहुंचे तो मास्टर नांगोंग के शिष्य के साथ बेहतर तरीके से पेश आ सके। राउंड बॉल ने देखा कि आसपास कोई नहीं था, इसलिए वह जीवन ऊर्जा पत्थर से बाहर निकल आया और सख्त चेहरे के साथ वांग टेंग को याद दिलाया। मुझे पता है कि क्या करना है। वांग टेंग ने अपनी आंखों में एक तेज चमक के साथ सिर हिलाया। और उन छोटे बच्चों से झगड़ा मत करो। उनके परिवार शक्तिशाली होंगे। तुम अभी तक महान कियान ग्रह पर नहीं पहुंचे हो। बहुत ज्यादा दुश्मन मत बनाओ। राउंड बॉल ने उसे गंभीरता से समझाया। वांग टेंग पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि राउंड बॉल बहुत ज्यादा सतर्क, अनिर्णायक और कठोर चीजों से डरता था। ऐसा लगता था कि वह ग्रेट कियान साम्राज्य की हर चीज से डरता था। राउंड बॉल लगातार वांग टेंग को परेशान करता रहा और उसे बताता रहा कि जब वह ग्रेट कियान ग्रह पर पहुंचे तो उसे किन बातों से सावधान रहना है। वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुणों के पैनल पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उन लाभों को गिना जो उसने उस बुरे आदमी क्लोएट के साथ लड़ाई में प्राप्त किए थे। फायर एलिमेंट ब्लेड अल्टिमा स्कॉर्चिंग बीस्ट 500। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 6500। पवन तत्व तलवार अल्टिमा पवन नरक 600। नक्षत्र बल वायु तारांकन 3800। वांग टेंग जब विशेषता बुलबुले को देखा तो बहुत खुश हुआ। चलो छुटकारा तो मिला। अल्टिमा 2 प्रकार के थे, उनमें से एक वायु तत्व था। वायु तत्व दुर्लभ था और भी अधिक दुर्लभ था इसका चरमोत्कर्ष। वांग टेंग को याद आया कि DQ ने क्लोएट पर तलवार चलाने का हुनर इस्तेमाल किया था। वह चाल बहुत शक्तिशाली थी। उसने क्लोएट की अंतिम चाल को चकनाचूर कर दिया। DQ ने उस समय इस पवन नरक अल्टिमा को निष्पादित किया होगा।
वांग टेन को एहसास हुआ कि उसे डीक्यू की क्षमता के बारे में अपनी समझ को फिर से परखना चाहिए। यह एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था जिसके पास पवन बल था। वह एक महान प्रतिभा था। पवन तत्व तलवार अल्टिमा पवन नरक 300/500 दूसरा स्तर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विंड हेल अल्टिमा के 600 अंक इस विशेषता को सीधे दूसरे स्तर तक बढ़ने की अनुमति देते हैं। नक्षत्र वायु बल के 3800 अंक भी एक बड़ी उपलब्धि थी। ये नक्षत्र बल था, साधारण बल नहीं। इसने वांग टेन को साधना के लिए बहुत समय बचाया। वांग टेन को पता था कि क्लोएट युवा नहीं था। वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन डीक्यू की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। वह उसे नीची नजर से नहीं देखता था। आखिरकार उसने क्लोएट से कई गुण प्राप्त किए थे। फायर एलिमेंट ब्लेड अल्टिमा स्कॉर्चिंग बीस्ट 200/500 दूसरा स्तर। अल्टिमा के 500 अंक अग्नि तत्व अल्टिमा को दूसरे स्तर तक पहुंचने की भी अनुमति देते हैं। ये स्कॉचिंग बीस्ट ब्लेड अल्टिमा एक शक्तिशाली कौशल था। वांग टेन ने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया। इसके अलावा क्लोएट ने भी बड़ी मात्रा में नक्षत्र अग्नि बल गिराया। इसके 6500 अंक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने वांग टेन पर हमला करते समय अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतना नहीं गिराता। हर चीज का एक कारण और प्रभाव था। वांग टेन ने अपना बदला लेने से पहले कुछ ब्याज एकत्र किया। अपने लाभ की गणना करने के बाद उन्होंने खेती शुरू कर दी। इस अनुभव से उसे यह समझ में आया कि विशाल ब्रह्मांड के मंच पर उसकी क्षमता कुछ भी नहीं है। उसे आराम नहीं करना चाहिए। जब भी समय मिले उसे अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। समय धीरे धीरे बीतता गया। वांग टेन ने साधना जारी रखी। वह अपना कमरा छोड़कर नहीं गया। डीक्यू फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन जब खाने का समय आया तो उसने वांग टेन को स्वादिष्ट खाना भेजा। ये व्यंजन दूसरे ग्रहों से आयातित ताजी सब्जियों और स्टार बीस्ट मीट से बनाए गए थे। डीक्यू ईमानदारी से पूरी तरह से तैयार था। नंबर 4 रक्षा ग्रह पर दिन का समय पृथ्वी की तुलना में छोटा था। केवल 8 घंटे ही सूरज की रोशनी मिलती थी। अब आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। दिन के समय भी आसमान थोड़ा धूसर रहता था। रात में आसमान पूरी तरह से काला हो जाता था। हालांकि इस युद्ध किले के कुछ इलाकों में अभी भी दिन की तरह रोशनी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हमारे पास एक मेहमान है। क्या आप मेहमान को अंदर आने देना चाहते हैं? वांग टेन के कमरे में अचानक एक यांत्रिक आवाज गूंजी। मुझे यहाँ कौन ढूंढेगा? वांग टेन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। हाँ, यह ओलिविया है, वह युवती जिससे तुम दिन में मिले थे। राउंड बॉल ने प्रवेश द्वार पर निगरानी छवि के माध्यम से अतिथि को देखा। वह हंसा। वह यहाँ क्यों है? वांग टेन हैरान था। वह शायद सोचती है कि रात में तुम्हें ठंड लगेगी और तुम्हें अपना बिस्तर गर्म करने के लिए किसी की जरूरत होगी। राउंड बॉल एक विकृत व्यक्ति की तरह लग रहा था। तुम्हारे शब्द थोड़े खतरनाक हैं। मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, वांग टेन ने बेबसी से कहा। मुझे खेद है, आप मुझसे बंधे हुए हैं। वांग टेन को लगा कि राउंड बॉल भ्रष्ट हो गया है। चूंकि वह जानता था कि मेहमान कौन है, इसलिए उसने कमरे के खुफिया अधिकारी से दरवाजा खोलने को कहा। ओलिविया अंदर आए और आसपास के माहौल का जायजा लिया। वह हैरान थी। मेरा चचेरा भाई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। मुझे इस इमारत में रहने का भी अधिकार नहीं है। तुम दोनों सच्चे प्यार वाले हो। वांग टेन बैकवोट। कैसी मूर्ख और दुष्ट महिला है। तुम यहाँ क्यों हो? वांग टेन ने गहरी सांस ली। उसने खुद को लगातार याद दिलाया कि उसकी बातों पर ध्यान न दे। मेरे चचेरे भाई ने मुझे आपको इधर उधर ले जाने के लिए कहा, ओलिविया ने कहा। NOWELL-BE-IN.CO। अब वांग टेन आश्चर्यचकित था। इस समय में क्या गड़बड़ है? ग्रह पर नाइट लाइफ अभी शुरू ही हुई है। ओलिविया ने आंखें घुमाई। तुम इतने छोटे हो और बूढ़े की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? मैं एक बूढ़े आदमी की तरह व्यवहार कर रहा हूँ। वांग टेन ने खुद की ओर इशारा किया। युवा महिला, तुम मुझे नीची नजर से देख रही हो। ओलिविया चुप रही। हालांकि उसकी नजर और हाव भाव से पता चल रहा था कि वह वास्तव में वांग टेन को देख रही थी। अरे, मुझे देखने दो कि इस बेवकूफ ग्रह पर कैसी नाइट लाइफ है। रास्ता दिखाओ। वांग टेन गुस्से में था। वह बिस्तर से नीचे कूद गया और बाहर चला गया। ओलिविया ने ठहाका लगाया। एक धूप चमक उसकी आंखों के सामने से गुजरी जब वह आगे की ओर दौड़ी और आगे बढ़ने लगी। ये ग्रह रात में बहुत ही जीवंत है। यहाँ कई मार्शल योद्धा मिशन पूरा करने के लिए आते हैं।
वे दिन में अपने मिशन के लिए निकलेंगे और रात में आराम करने के लिए युद्ध किले में वापस आएंगे। वे आराम करने और खुद का मनोरंजन करने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाएंगे। इसे उच्च अधिकारियों द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाता है, ओलिविया ने समझाया। यह एक अच्छी महिला है टिल्ड। उच्च अधिकारी इसे प्रोत्साहित करते हैं। क्यों? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। यह अजीब नहीं है। इस ग्रह पर कई अंधेरे भूत छिपे हुए हैं। हम रात में पूरे ग्रह को उज्ज्वल रूप से रोशन करते हैं, इसलिए अंधेरे भूतों को छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, ओलिविया ने समझाया। वाह! वांग टेंग अवाक रह गया। ये तरीका बहुत ही सीधा था। वह ओलिविया के पीछे पीछे रिहायशी इलाके से बाहर आया और पाया कि वह सही कह रही थी। हर जगह रोशनी थी और शोर शराबा साफ दिख रहा था। सब कुछ जीवंत लग रहा था। सौभाग्य से आवासीय क्षेत्र में स्थित इमारतें ध्वनिरोधी थीं, इसलिए अंदर आराम कर रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ओलिविया वांग टेंग के साथ युद्ध किले में इधर उधर घूमती रही। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मार्शल योद्धाओं को अपनी गतिविधियों में डूबे हुए देखा। किला जीवंत और गुलजार था। कुछ देर बाद वांग टेंग एक खाली मैदान में पहुंचा जो स्कूल के मैदान जैसा दिख रहा था। ये सबसे ज्यादा हलचल वाली जगह थी। मैदान में बहुत से लोग इकट्ठे थे और शोर शराबा लगभग बहरा कर देने वाला था। वांग टेंग ने नजर घुमाए और देखा कि खाली मैदान में 10 से ज्यादा अखाड़े बने हुए हैं। वहां मार्शल योद्धा लड़ रहे थे। यही है। वांग टेंग निराश हो गया। उसने सोचा था कि ओलिविया उसे मोमबत्तियों और चाबुक से जुड़े शानदार खेल खेलने के लिए कुछ दिलचस्प जगहों पर ले जाएगी। आखिरकार ये खेल रात में खेलने के लिए उपयुक्त थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे द्वंद्वयुद्ध देखने के लिए ले जाएगी। देखने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। तुम समझ नहीं पा रहे हो। साम्राज्य की विभिन्न अकादमियों से कई प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा इस नंबर 4 रक्षा ग्रह पर इकट्ठा होते हैं। शाम को उनका द्वंद्वयुद्ध होता है। ये बेहद दिलचस्प है, ओलिविया ने गुस्से में जवाब दिया। वांग टेंग ने उसके गुस्से को अनदेखा किया और अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। उसने चुपचाप चारों ओर बिखरे हुए विशेषता बुलबुले उठाए। NOWELBEIN.CO। हालांकि उन्हें ये पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने इसके गुणधर्म अपनाने में कोई आपत्ति नहीं की। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 600। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 600। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सम्राट स्तर जल प्रतिभा 150। नक्षत्र बल पृथ्वी तारांकन 500। सम्राट स्तर की पृथ्वी प्रतिभा 100। ग्रहीय क्षेत्र आत्मा 120। नक्षत्र बल पवन तारांकन 700। सम्राट स्तरीय पवन प्रतिभा 150। नक्षत्र बल धातु तारांकन 1100। विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए, जिससे चुपचाप उसकी ताकत बढ़ गई। वांग टेंग को अचानक लगा कि उसे ओलिविया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह उसे बाहर नहीं लाती तो वह ये सारी मुफ्त चीजें नहीं ले पाता। उसका व्यक्तित्व भले ही अवांछनीय हो, लेकिन वह एक अच्छी महिला थी। उसके चेहरे पर एक मात्रवत मुस्कान उभर आई। ओलिविया ने अचानक देखा कि वांग टेंग उसे एक अजीब सी मुस्कान दे रहा है, जैसे कि उसके पास कुछ योजनाएं हों। वांग टेंग ने ओलिविया के चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस नहीं किया। वह अपनी लूट में डूबा हुआ था। उसके 5 बुनियादी बलों ने एक बड़ा लाभ कमाया था, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए वह उन्हें विशेष रूप से नहीं गिनेगा। वांग टेंग को पवन बल देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। उसे अभी अभी DQ से कुछ नक्षत्र पवन बल प्राप्त हुआ था और यहाँ ये फिर से प्रकट हुआ। उसकी वायुसेना अभी भी 13 सितारा सामान्य चरण पर थी। यह अभी तक ग्रहीय चरण तक आगे नहीं बढ़ी थी। अगर उसे मौका मिला तो वांग टेंग को उम्मीद थी कि यह जल्द ही टूट जाएगा। दुर्भाग्य से वायु तत्व पर कोई शास्त्र नहीं मिला। यदि नहीं तो वह इसकी खेती करने की कोशिश कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बल विशेषता बुलबुले के अलावा वांग टेंग को कुछ प्रतिभा विशेषताएं भी मिली, सभी सम्राट स्तर पर। ओलिविया सही थी। यहाँ वास्तव में कई प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा थे। विशेषता बुलबुले सबसे अच्छा सबूत थे। इसके अलावा उसने कई आत्मा और ज्ञानोदय विशेषता वाले बुलबुले एकत्र किए, लेकिन वे ज्यादातर ग्रहीय क्षेत्र में थे। वहां कोई दिव्य क्षेत्र आत्मा या ज्ञानोदय नहीं था। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि वह बहुत लालची है। सभी ग्रह स्तर और आकाशीय स्तर के मार्शल योद्धा थे। आकाशीय क्षेत्र की आत्मा और ज्ञानोदय कैसे हो सकता है? हर कोई उसके जैसा प्रतिभाशाली नहीं था। उसे अब जाने की कोई जल्दी नहीं थी।
इन मार्शल योद्धाओं द्वारा गिराए गए गुण बुलबुले उसकी खुद की साधना के प्रभावों से अधिक थे। उसे साधना क्यों करनी चाहिए? क्या विशेषताओं का चयन करना पर्याप्त नहीं था? ओलिविया ने देखा कि उबा हुआ सा दिखने वाला वांग टेंग अचानक उत्साहित होकर आगे बढ़ गया। अंडिस्को। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन फिर भी वह उसका पीछा करती रही। वांग टेंग उस क्षेत्र की ओर चला गया जहां उसे पवन बल विशेषता मिली। आसपास का क्षेत्र लोगों से भरा हुआ था। वह केवल भीड़ को दूर धकेल सकता था क्योंकि वह धीरे धीरे अंदर जा रहा था। अरे, तुम क्यों दबा रहे हो? कौन मुझे धक्का दे रहा है? लानत है। जो व्यक्ति चिल्ला रहा था वह एक मांसल एलियन मार्शल योद्धा था जो बंदर जैसा दिखता था। ये बंदर जाति थी। वे ब्रह्मांड में एक आम दृश्य थे। बंदर जैसा योद्धा वांग टेन को पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि जब उसने उसे धक्का दिया तब भी दूसरा पक्ष एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने अपने शरीर से अपार ऊर्जा निकलती हुई महसूस की। अंत में वह वही था जिसने एक और कदम पीछे लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बंदर जैसे योद्धा का चेहरा बदल गया। उसने अपने बड़े काले हाथ माफी मांगते हुए रखे और शर्मिंदगी से वांग टेन की तरफ देखा। वांग टेन ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा और भीड़ के बीच से होते हुए अखाड़े तक पहुंच गया। ओलिविया चेहरे पर अर्थपूर्ण भाव लिए उसके पीछे पीछे चली। अखाड़े में दो योद्धा द्वंद्वयुद्ध कर रहे थे। एक की त्वचा हरी थी और वह लंबा और दुबला था। वह एक बदसूरत वसंत प्याज की तरह दिख रहा था जो स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। दूसरा मार्शल योद्धा एक इंसान था। उसके हाथ में तलवार थी और वह सुंदर और परिष्कृत दिख रहा था। उसके चारों ओर एक हरा बल घूम रहा था। जाहिर है वो पवन तत्व मार्शल योद्धा था। सीनियर यिन है, ओलिविया ने चमकती आंखों से कहा। क्या आपके सीनियर मशहूर हैं? वांग टेंग ने पूछा। बेशक, सीनियर यिन हाई मेरी अकादमी में शीर्ष 1000 प्रतिभाओं में से एक है। वह 50 की उम्र से पहले ही दिव्य अवस्था में पहुंच गया। इसके अलावा वह एक पवन तत्व मार्शल योद्धा है। उसने अपने रेजिंग गेल कौशल से कई विरोधियों को हराया है, ओलिविया ने प्रशंसा में कहा। 1000 प्रतिभा माने जाने के लिए आपको शीर्ष 1000 में क्यों होना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग उत्सुक था। उसने पूछा, आप किस स्कूल से हैं? यह महान कियान ग्रह की सबसे अच्छी अकादमी है, महान कियान अकादमी, ओलिविया ने गर्व से कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने राउंड बॉल को पहले भी इस बारे में बात करते सुना था। ये ग्रेट कियान साम्राज्य की सबसे अच्छी अकादमी थी जो ओलान फेडरेशन के सेंट स्टार पैगोडा से कई गुना बेहतर थी। सभी प्रशिक्षक कम से कम ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा थे। दिव्य स्तर के मार्शल योद्धाओं को यह अधिकार नहीं था। यदि यह ग्रेट कियान अकादमी है तो शीर्ष 1000 का मतलब बनता है। आखिरकार महान कियान साम्राज्य की अधिकांश शीर्ष प्रतिभाएं इस अकादमी में प्रवेश करना चाहेंगी। प्रतियोगिता बहुत बढ़िया होनी चाहिए और वहां मौजूद हर व्यक्ति प्रतिभाशाली होना चाहिए। वांग टेंग ने विशेषता बुलबुले उठाते हुए द्वंद्व का अवलोकन किया। तभी कुछ लोग वहां से निकल कर आए। वे वही युवा लोग थे जिनसे वांग टेंग ने दिन में मुलाकात की थी। ओलिविया, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम आ गई हो? मुझे तुम्हें ढूंढने में काफी समय लग गया। क्लाइव ने ओलिविया का अभिवादन किया। मैं अभी अभी आई हूं, ओलिविया ने ध्यान भटकाते हुए जवाब दिया। वह मैदान में चल रहे द्वंद्वयुद्ध को देखती रही। क्लाइव को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, या यूं कहें कि उसे इसकी आदत थी। लेकिन जब उसने वांग टेंग को उसके बगल में खड़ा देखा तो वह भौंचक्का रह गया। अनिच्छा से क्लाइव को वांग टेंग के बारे में पहली नजर में कुछ खास अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि इस लड़के को नाटक करना बहुत पसंद है। सबसे बुरी बात यह थी कि वह ये काम उससे बेहतर तरीके से कर सकता था। क्लाइव इसे स्वीकार नहीं कर सका। एक शक्तिशाली ग्रेट कियान साम्राज्य परिवार से एक कुलीन के रूप में वह कभी भी किसी से नहीं हारा जब बात अभिनय की आती थी। फिर भी वह वांग टेंग से हार गया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह पूरे दिन दुखी रहा। शाम को जब वह ओलिविया को खोजने निकला तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वांग टेंग को फिर से देख पाएगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह उसके साथ था। इससे वह और भी दुखी हो गया। ओलिविया एक खूबसूरत महिला थी और उसके जैसी ही प्रतिभाशाली थी। वे बचपन के दोस्त थे, इसलिए उनके बीच एक मजबूत रिश्ता था। उनके परिवार वाले उन्हें एक जोड़ा बनाना चाहते थे। एक पुरुष होने के नाते जब उन्होंने ओलिविया को वांग टेंग के साथ घूमते देखा तो स्वाभाविक रूप से उन्हें असहजता महसूस हुई। क्लाइव ने एक क्षण सोचा और एक योजना बनाई।
ओलिविया, वो यहाँ क्यों है? उसने सबसे पहले ओलिविया से पूछा। ओलिविया ने बिना पलटे जवाब दिया, मेरे चचेरे भाई ने मुझे उसे बाहर लाने के लिए कहा था। वान टेंग ने उनकी बातचीत सुनी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नजर लड़ाई पर टिकी थी और उसने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्लाइव काफी शक्तिशाली था। वह मात्र 21 वर्ष की आयु में ग्रहीय अवस्था के छठे स्तर पर पहुंच गया था। वह प्रतिभाशाली था, लेकिन वान टेंग के लिए उसके जैसा कोई व्यक्ति कोई भी अच्छी विशेषता वाले बुलबुले नहीं छोड़ेगा। इसलिए भले ही उसे उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ महसूस हुई हो, लेकिन वह उसकी परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। NOWELLBJAN.CO। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरा पक्ष उसे आसानी से जाने देगा। वान टेंग DQ का मेहमान था। क्लाइव ने कुछ भी अपमानजनक करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अगर उसने वान टेंग को थोड़ा शर्मिंदा किया तो शायद वह DQ को नाराज नहीं करेगा, है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर। क्लाइव थोड़ा क्रोधित था क्योंकि वान टेंग ने कभी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को दबाया और उसकी ओर चल पड़ा। वह इस व्यक्ति को बेहतर ढंग से समझना चाहता था। हम दिन में मिले थे। मेरा नाम क्लाइव है। आपका क्या नाम है? उसने सबसे पहले अपना मुंह खोला। वान टेंग ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और ध्यान से द्वंद्वयुद्ध देखना जारी रखा। उसका स्वर उदासीन था। वह वायु तत्व मार्शल योद्धा द्वारा अपने वायु बल का उपयोग करने के तरीके से प्रबुद्ध था। यह एक दिव्य चरण मार्शल योद्धा था। उसकी क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। क्लाइव ने जब उसका रवैया देखा तो वह बेकाबू होकर मुंह बनाने लगा। उसने पूछना जारी रखा, तुम कहां से हो? लगता है मास्टर DQ के साथ तुम्हारे अच्छे संबंध हैं। वान टेंग को पता था कि यह आदमी उसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश कर रहा है। क्लाइव को एक अर्थपूर्ण मुस्कान देने से पहले उसने कुछ देर सोचा। मैं एक सुदूर ग्रह से आया हूं। मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। ये बताने लायक नहीं है। क्लाइव को उस पर यकीन नहीं हुआ। अगर वह किसी दूर के ग्रह से आया था तो उसे DQ से ऐसा व्यवहार कैसे मिल सकता था? क्या उसे लगा कि वह 3 साल का है? आप मजाक कर रहे होंगे। वान टेंग ने कंधे उचका दिए। हालांकि उसने सच बोला था, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। क्या यह उसकी गलती थी? भाई वांग, क्या आप द्वंद्वयुद्ध में रुचि रखते हैं? आप क्यों नहीं जाकर कोशिश करते? मैं आपको एक अनुकूल प्रतिद्वंद्वी खोजने में मदद कर सकता हूं, क्लाइव ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह! वान टेंग की आंखें चमक उठीं। वह अनुमान लगा सकता था कि क्लाइव का कोई छिपा हुआ मकसद था। अब उसे पता था कि वह क्या था। हालांकि वह चिंतित नहीं था। इसके बजाय वह थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। उसे अपने गुण व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने चाहिए। वह सोच रहा था कि क्या उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए किसी को ढूंढना चाहिए। वह इस ग्रह से अपरिचित था, इसलिए अगर वह अचानक किसी से लड़ने के लिए कहे तो यह अजीब हो सकता था। ये बहुत अच्छी बात थी कि कोई उसकी मदद करने को तैयार था। जरूर, तुम इसका इंतजाम कर सकते हो। क्लाइव, तुम एक अच्छे इंसान हो। वान टेंग ने क्लाइव के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्लाइव, जिसे अचानक अच्छे आदमी का कार्ड दिया गया था, हैरान रह गया। इस आदमी को क्या हो गया है? उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं एक अच्छा आदमी हूं? क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? किसी भी तरह से उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई वांग, तुम मुझे अपनी योग्यता क्यों नहीं बताते ताकि मैं इसी स्तर पर किसी प्रतियोगी की व्यवस्था कर सकूं? वान टेंग ने सहजता से उत्तर दिया, मैं तीसरे स्तर के आकाशीय स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति से निपट सकता हूं। तीसरे स्तर का दिव्य मंच। क्लाइव चौंक गया। वान टेंग बहुत युवा था। अगर वह तीसरे स्तर के दिव्य चरण या उससे नीचे के मार्शल योद्धाओं से लड़ सकता था तो उसे बेहद प्रतिभाशाली माना जा सकता था। वह यिनहे से भी ज्यादा प्रतिभाशाली था। ओलिविया ने जब वान टेंग की बातें सुनी तो वह पलटी और बेकाबू होकर उसकी तरफ देखने लगी। वह एक ही समय में हैरान और उत्सुक लग रही थी। उसे नहीं पता था कि वह शेखी बघार रहा था या फिर उसके पास वाकई इतनी ताकत थी। वह झूठ बोल रहा होगा, लेकिन ये बात मुझे ठीक लगती है। क्लाइव मुस्कुराया। वह वान टेंग को शर्मिंदा करना चाहता था ताकि उसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी मिल सके। वैसे भी वह वही था जिसने कहा था कि वह तीसरे स्तर के दिव्य चरण से नीचे किसी से भी निपट सकता है। अगर उसे सताया गया तो यह उसकी गलती नहीं होगी। बकवास मत करो। अगर तुम पिट गए तो मेरा चचेरा भाई मुझे डांटेगा, ओलिविया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा।
वांग टेंग हताश हो गया। चिंता मत करो, भले ही मुझे पीटा गया हो, मैं तुम्हें दोष नहीं देने दूंगा। मैं तुम्हारे चचेरे भाई को समझा दूंगा। ठीक है, ओलिविया ने सहजता से सिर हिलाया। मैंने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना, वाली नजर से देखा। मौन, बहुत ही निष्ठाहीन। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने जरा भी ईमानदारी नहीं दिखाई। वांग टेंग को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह पलटा और उसे अनदेखा कर दिया। क्लाइव ने उसके लिए विरोधियों की तलाश शुरू कर दी। वह कई लोगों को जानता था और उनमें से कुछ दिव्य अवस्था में थे। वे वांग टेंग की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। कुछ समय बाद वह एक भूरे रंग के युवा व्यक्ति के साथ वापस आया जो भूरे भालू जैसा दिखता था। भालू की दौड़ ब्रह्मांड में कई दौड़ों में से एक थी। ये सीनियर डेल है, एक प्रथम स्तरीय दिव्य चरण मार्शल योद्धा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप उसके साथ लड़ना चाहते हैं? क्लाइव ने वांग टेंग से पूछा। आकाशीय चरण प्रथम स्तर, मैं इसे अनिच्छा से स्वीकार करूंगा। वांग टेंग ने भालू दौड़ के युवक की ओर देखा और सिर हिलाया। अनिच्छा से? डेल ने आंखें सिकुड़ कर पूछा। उन्होंने वांग टेंग को परखा और पाया कि उसकी आभा बहुत शक्तिशाली नहीं थी। वह ज्यादा से ज्यादा ग्रहीय अवस्था में था। उसने क्लाइव के साथ वांग टेंग से लड़ने के लिए इसलिए सहमति जताई थी क्योंकि उसे कुछ लाभ दिए गए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इस ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा से परेशान नहीं होता। लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी उसे नीची नजर से देख रहा था। तुम्हारा दोस्त बहुत घमंडी है, डेल ने उपहास किया। वरिष्ठ डेल, ये युवा मित्र मास्टर डीक्यू का मेहमान है। वह बहुत अनुभवी है, इसलिए। क्लाइव ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया लेकिन उसका आशय स्पष्ट था। वांग टेंग घमंडी था। क्या आप दुखी हैं? यदि आप हैं तो उसे पीटें। द्वंद्वयुद्ध के बाद हमें पता चलेगा कि उसकी ताकत क्या है, डेल ने स्पष्ट कहा। वांग टेंग ने उनकी बातचीत को नजरअंदाज कर दिया और मंच पर चल रहे द्वंद्वयुद्ध को देखता रहा। लड़ाई खत्म होने वाली थी। हमलों के एक दौर के बाद यिन हाई की तलवार उसके प्रतिद्वंद्वी के गले से कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। वह जीत गया। यिन हाई का प्रतिद्वंद्वी उदास होकर मैदान से नीचे चला गया। हालांकि यिन हाई अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाए और अचानक उसकी नजर वांग टेंग पर टिक गई। अल्टिमा बॉम्बार्डिंग, तुम द्वंद्वयुद्ध करना चाहते हो? यिन हाई ने वांग टेंग की ओर देखा और धीरे से पूछा। हर कोई दंग रह गया, उनकी निगाहें वांग टेंग पर टिकी थीं। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। तो मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हो जाऊंगा, यिन हाई ने जवाब दिया। दर्शक आश्चर्यचकित थे। क्लाइव और ओलिविया हैरानी से यिनहे को देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देगा। और सबसे बड़ी बात, वह वांग टेंग को चुनौती दे रहा था। यिन हाई क्या सोच रहा था? डेल भी हैरान था। उसने यिनहे और फिर वांग टेंग की ओर देखा। यिनहे उससे कहीं ज्यादा मशहूर था। हालांकि वे दोनों ही प्रथम स्तर के दिव्य चरण के मार्शल योद्धा थे, लेकिन वह यिनहे की तुलना में बहुत कमजोर था। वह महान कियान अकादमी के शीर्ष 1000 में शुमार हो सकता था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। यही अंतर था। यिन हाई ने वांग टेंग पर ध्यान दिया था क्योंकि उसने वांग टेंग और क्लाइव के समूह के बीच बातचीत सुनी थी। वह इस नवागंतुक की ताकत के बारे में थोड़ा उत्सुक था। ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा होने के बावजूद उसने दावा किया कि वह तीसरे स्तर के आकाशीय चरण से नीचे के मार्शल योद्धाओं को हरा सकता है। यह तो उसका अहंकार था। जो कोई भी ऐसा कहने का साहस करता है, वह या तो शेखी बघार रहा होता है या फिर प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली होता है। अगर यह कोई साधारण योद्धा होता तो उसे इससे कोई परेशानी नहीं होती। वह इसे शेखी बघारने के तौर पर ले सकता था। हालांकि वह वांग टेंग को नहीं देख पाया। सतह पर वह ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ एक ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा था। लेकिन किसी कारण से उसे लगा कि वांग टेंग की ताकत उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। वह बहुत आत्मविश्वासी भी था। यह आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं था, बल्कि यह उसकी आंखों में स्वाभाविक रूप से झलकता था। यिन हाई ने कई लोगों में इस तरह का आत्मविश्वास देखा था। वे सभी लोग ग्रेट कियान अकादमी में अद्भुत व्यक्ति थे। इसीलिए उसने वांग टेंग के साथ द्वंद्वयुद्ध की योजना बनाई। अगर वह सिर्फ शेखी बघार रहा होता तो वह अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता। एक ही वार काफी होता। अगर वांग टेंग में वाकई इतनी ताकत होती तो आज रात वह किसी अच्छे प्रतिद्वंद्वी से भिड़ सकता था। उनके जैसे प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए अच्छा प्रतिद्वंद्वी मिलना मुश्किल था।
वह दिल खोलकर लड़ने के लिए तरस रहा था। वह कौन है? सीनियर यिन हाई ने उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी है। मुझे नहीं पता, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि वह अकादमी से है। क्या वह किसी दूसरी अकादमी से है? क्या कोई उसे जानता है? उसे परिचय की जरूरत है। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्लाइव और ओलिविया उसे यहाँ लाए। उन्हें एक दूसरे को जानना चाहिए। सभी लोग चर्चा करने लगे और वांग टेन की पहचान जानने को उत्सुक हो गए। मुझे खेद है, मैंने अभी किसी और का द्वंद्व स्वीकार किया है। मुझे पहले उससे लड़ना होगा। वांग टेन ने डेल की ओर इशारा किया, फिर वह एक पल के लिए अचंभित रह गया। यिन हाई ने तुरंत डेल की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उदासी छा गई। इस कमीने ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। यिन हाई ने तुम्हें द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी थी, तुम मुझे इसमें क्यों ला रहे हो? क्या मुझे सचमुच तुमसे लड़ना होगा? अगर डेल को पता होता कि यिन हाई वांग टेन को चुनौती देने जा रही है, तो वह चुप रहता। उसके लिए उन दोनों के बीच में फंसना अजीब था। अब जबकि यिन हाई उसे मौत की नजर से देख रहा था, डेल को लगा कि अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को छीन लेता है, तो यिन हाई उससे लड़ सकता है। साथ ही उसके लिए अपने द्वंद्वयुद्ध से पीछे हटना शर्मनाक होगा। इतने सारे लोगों को देखते हुए वह अपना मुंह नहीं खोल सकता था। हा, इस समय क्लाइव हंस पड़ा। वांग टेन, क्या तुम एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी नहीं ढूंढना चाहते थे? चूंकि सीनियर यिन हाई ने तुम्हें द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी है, इसलिए तुम्हें पहले ही इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा अवसर मत छोड़ो। एक कुलीन परिवार का हिस्सा होने के योग्य। क्लाइव के बोलने के बाद डेल की शर्मनाक स्थिति आसान हो गई। वांग टेन ने बिना किसी परवाह के उसकी ओर देखा। उसने यिनहे की ओर सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मैं पहले तुम्हारे साथ द्वंद्वयुद्ध करूंगा। अरे, क्या तुम्हें यकीन है? सीनियर यिन हाई वास्तव में बहुत ताकतवर हैं। ओलिविया ने वांग टेन को जल्दी से पकड़ लिया और फुसफुसाया। ये ठीक है। वांग टेन का शरीर चमक उठा जब वह उसकी पकड़ से छूटकर अखाड़े में आया। ओलिविया ने अपने पैर पटक दिए। चलो। वांग टेन यिनहे के सामने खड़ा था और उसका एक हाथ पीछे था। उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर इशारा किया। ओलिविया, क्या वह शीघ्र मरना चाहता है? क्लाइव भी अवाक रह गया। उसे मानना पड़ा कि झांसा देने के मामले में वांग टेन उससे कहीं ज्यादा बेशर्म था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यिन हाई ने अपनी तलवार पकड़ी और भौहें सिकुड़ी। हालांकि उसे वांग टेन का अहंकारी रवैया पसंद नहीं था, लेकिन उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसके शरीर से शक्ति फूट पड़ी और उसके चारों ओर हवा के हरे झोंके बन गए। स्वूश! हल्की हवा चली और यिन हाई का शरीर अपनी जगह से गायब हो गया। फिर अगले ही पल वह वांग टेन के सामने आ गया। हवा का बल उसकी तलवार की धार पर केंद्रित हो गया और जैसे ही वह बाहर निकली, एक हरे रंग की तलवार की चमक बन गई। हवा जोर से चली और तलवार की चेतना फट गई। वांग टेन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और उसे बाहर निकालने से पहले अपनी ताकत को समेटा। धमाका! जब उसकी मुट्ठियां तलवार से टकराईं तो विस्फोटक ध्वनियां सुनाई देने लगीं। चरम सीमा की ताकत! यिन हाई के चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति का भाव आया और उसने महसूस किया कि उसकी ओर कोई बहुत बड़ी शक्ति बढ़ रही है। उसकी तलवार की चमक खत्म हो गई और उसे हमले से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। अल्टिमा, मुझे पता था कि तुम इतने सरल नहीं हो, उसने वांग टेन को घूरते हुए कहा। फिर से वांग टेन ने एक कदम उठाया और उसके पैरों से ताकत निकली। इससे पूरा मैदान हिल गया और जमीन पर दरारें पड़ गईं। वह यिन हाई की ओर तीर की तरह बहुत तेज गति से झपटा। वांग टेन ने किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी मुट्ठियों से हमला किया। हर मुक्का एक के बाद एक भयानक शक्ति के साथ आया। यिन हाई गंभीर था। उसने अपनी तलवार को तेजी से घुमाया और मुक्कों की बौछार से खुद को बचाया। बूम बूम बूम! अखाड़े में धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। शक्ति भयावह थी। फिर भी यिन हाई अभी भी कड़ी टक्कर में था क्योंकि वह कदम दर कदम पीछे हट रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मुट्ठियों की बौछार का सामना करने में असमर्थ था। पीछे मत हटो। तुम पीछे क्यों हट रहे हो? मुझसे लड़ो! वांग टेन चिल्लाया। यिन हाई की भौहें फड़क उठी और उसका दिल बहुत दुखी हो गया। उसने पहले कभी इतने क्रूर प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। वह केवल उसके खिलाफ खुद का बचाव करने की कोशिश कर सकता था। नीचे बैठे सभी दर्शक हतप्रभ थे। यिन हाई उसके हमलों का विरोध नहीं कर सका। क्या वांग टेन इतना शक्तिशाली था?
क्लाइव और ओलिविया ने अविश्वास भरी आंखों से एक दूसरे को देखा। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वांग टेंग इतना शक्तिशाली था। इतना ही नहीं, वांग टेंग ने एक गृह स्तरीय मार्शल योद्धा की ताकत का प्रदर्शन किया। इसका मतलब ये था कि वह एक प्रथम स्तरीय दिव्य स्तरीय मार्शल योद्धा को एक गृह स्तरीय योद्धा की ताकत से दबा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये थोड़ा डरावना था। हर कोई अपने से ऊंचे दर्जे के व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ सकता। केवल सच्चे प्रतिभाशाली लोग ही ऐसा कर सकते हैं। और वांग टेंग का प्रतिद्वंद्वी यिन हाई एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा था। इसका मतलब था कि वांग टेंग की प्रतिभा भयावह थी। यिन हाई कदम दर कदम पीछे हट रहा था, लगभग अखाड़े के किनारे तक पहुंच गया था। फिर उसने अपने दांत पीस लिए और उसके शरीर के भीतर की शक्ति फूट पड़ी। उसने अब और पीछे नहीं हटना चाहा। मुझे भी अल्टीमा है, यिन हाई ने दहाड़ते हुए कहा। उसने कभी इतना दुखी महसूस नहीं किया था। उसके लिए यह बिल्कुल अस्वीकार्य था कि उससे कम स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा दबाया और अभिभूत किया जाए। अल्टीमा रेजिंग गेल। तलवार की चमक के संघनित होने पर उमड़ती हुई शक्ति ने हिंसक हवाओं के झोंके बनाए। इसने मुकों की बौछार को तोड़ दिया और वांग टेंग की ओर वार किया। वांग टेंग ने पीछे हटते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसी समय उसके हाथ में एक नीली तलवार दिखाई दी। स्वूश! तारामंडल जल बल उमड़ पड़ा और विशाल लहरों में बदल गया जो उसके पीछे उठती रहीं। ये सुनामी जैसा था। चरम सीमा हजारों टकराने वाली लहरें। जैसे ही तीसरे स्तर का चरमोत्कर्ष फूटा, वांग टेंग ने अपनी तलवार से वार किया। बूम बूम बूम! विशाल लहरें बाहर निकलीं और यिन हाई के भयानक हमले का सामना किया। दो तलवार की चमक केंद्र में टकराए। संपर्क बिंदु से बल बाहर निकला और ऊर्जा की लहरें बाहर निकल गईं। फोर्स की भयावह टक्कर ने नीचे बैठे सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। पफट! अचानक एक विजेता सामने आया। एक शरीर उड़ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। NOLBIN.CO। यह सीनियर यिन हाई है। वरिष्ठ यिन हाई हार गए। सबने देखा कि वह कौन था और आश्चर्य से चिल्ला उठे। यिन हाई ने अपना शरीर हवा में ही रोक लिया और अविश्वास और सदमे से वांग टेंग की ओर देखा। वास्तव में आपके पास दो अल्टीमास हैं। केवल दो। वांग टेंग ने एक कदम उठाया और अपनी जगह से गायब हो गया। यिन हाई दंग रह गया। वह पहले से ही समझ गया था कि वांग टेंग कितना शक्तिशाली और दृढ़ है। वह एक परेशान करने वाला दुश्मन था। यह देखकर कि वह गायब हो गया है, उसने जल्दी से सतर्कता से अपने चारों ओर नजर घुमाई। टकराना! इस समय एक दबी हुई आवाज गूंजी। यिन हाई का शरीर जमीन पर जम गया। उसके सिर का पिछला हिस्सा दर्द से धड़क रहा था, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। ओह, ये खोपड़ी वास्तव में कठोर है। वांग टेंग की आवाज पीछे से आई। कब? यिन हाई ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसके दिल में तूफान आ गया।